हेलो एवरीवन। आज हम सब देखेंगे 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो सेशन, जिसके बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट्स चीज़ों को मैं डिस्कस करते रहूँगा, जिसे आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसे नोट भी कर लीजिए, ताकि बाद में आप उसे रिवाइज कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन, जो कि एक मेडिसिन है, किससे उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? खुम्ब, खमीर, फफूंदी या शैवाल? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी। नंबर 2, एक रोगी में प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का क्या प्रभाव होता है? एंटीबायोटिक का क्या प्रभाव होता है? वह WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, वह प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ाता है, वह जीवाणुओं के विरुद्ध आविष बनाता है, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। प्रतिजैविक को बोलते हैं इंग्लिश में एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स प्रतिरोधक और बायोटिक मीन्स जीवाणु। बायो का जो अर्थ होता है वो जीवाणु से है, तो जीवाणु के वृद्धि को रोकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नंबर 3, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? एरिथ्रोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये सारे जो हैं ब्लड सेल्स के पार्ट्स है, लेकिन ये आपसे पूछा जाए स्कंदन में यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में, तो क्लॉटिंग में मेन जो रोल होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। वही सबसे पहले ब्लड को क्लॉट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रक्त प्लेटलेट्स। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? मैग्नीज, बोरोन, तांबा, मोलिब्डेनम। तो आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो पौधों के लिए जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो इसमें जो है मैक्रो में आएगा, और ये है आपका ऑप्शन बी, बोरोन, क्योंकि पानी पौधों के लिए अति आवश्यक है, उसके बिना पौधे सरवाइव नहीं कर सकते। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बोरोन। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मॉड्यूलेशन, दोलन, प्रवर्धन, परिशोधन। डायोड जो आपने देखा हुआ एक छोटा सा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो 2 टर्मिनल होता है। 2 टर्मिनल यानी कि उसके 2 छोर होते हैं, 2 एंड होते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो डायोड के बारे में बता दूं, डायोड आप सबने देखा होगा। यह 2 टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो कि विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने में मदद करता है। वो
क्यों ऐसे करता है? क्योंकि इसके एक छोर पे जो रेसिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है और दूसरे छोर पे प्रतिरोध मैक्सिमम होता है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वन वे में फ्लो होता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। हिंदी में होगा उसका आंसर परिशोधन। परिशोधन। तो 5 का आंसर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है परिशोधन, रेक्टिफिकेशन के लिए। इसी से बना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और इसके ठीक उल्टा होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करता है। आपने घर में देखा होगा या आपके घर में लगा भी होगा कि इन्वर्टर के साथ एक बैटरी जुड़ी होती है। बैटरी में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है और जब बिजली कट जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है? उस बैटरी की एनर्जी को, जो कि डीसी के रूप में डायरेक्ट करंट के रूप में स्टोरेज है, उसे एसी में कन्वर्ट अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बिजली के पंखे टीवी आपके घर के चलते हैं। तो 5 का आंसर हो गया डी। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखना है। डायोड क्या कर रहा है? तो वन वे इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। इससे जुड़ा हुआ एक और इक्विपमेंट है, उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर डीसी टू एसी में करता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम? इसका जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम। नंबर 7, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावनी, नौटंकी, तमाशा या गाथा? तो संगीत के रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमाशा। हालांकि लावनी जो है, लावनी भी महाराष्ट्र का फोक सॉन्ग है। रंगमंच से संबंधित यहाँ रंगमंच पूछा गया है, मतलब नाटक। नंबर 8, भारत में किसने प्रमुख अंतर्मुखी स्फोट की तकनीकी विकसित की थी? परमाणु अंतर्मुखी स्फोट, ये सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी राजा रमन्ना, डी पीके आयंगर। इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्रश्न संख्या 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेट 1A। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नंबर 10, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अब्बास तैयबजी। प्रश्न संख्या 11, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें
उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। आप सबको पता है, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लाहौर। इसका आंसर है आपका डी, लाहौर। रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। वर्ष 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और तभी से 26 जनवरी 1930 से गणतंत्र दिवस मनाया गया अगले वर्ष, और वो अपना तिरंगा लहराया गया। प्रश्न संख्या 12, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी। इसका आंसर आपको पता है, 12 का आंसर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मानव द्वीप आइल ऑफ मैन बोलते हैं। आइल ऑफ मैन कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, क्यूबा और जमैका के बीच में। तो ये जो है ये आपका उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित एक द्वीप है। आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो आपको दिख जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप आइल ऑफ मैन आप गूगल में टाइप करेंगे, आइल, ISLE। निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या पीट? कोयला के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें अधिक कोयले की मात्रा होगी, कार्बन की मात्रा होगी, वो अच्छा ऊष्मा देगा जलने के बाद। तो इस प्रकार सबसे अच्छा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 15, ये VVI है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए किन तरंगों यानी वेव्स का यूजेज होता है? सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, AM 10⁻16 के क्रम की आवृत्तियाँ। थोड़ा सा सोचिए और आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। होता ये है कि माइक्रोवेव जो है एटमॉस्फेयर में आसानी से वो प्रवेश कर जाता है और विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो वर्क करता है। तो सैटेलाइट जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि आपका अर्थ के ऑर्बिट में उसे इस्टेब्लिश किया जाता है, वहाँ से उसे ट्रांसमिट करने के लिए ऐसे वेव की ज़रूरत होती है जो एटमॉस्फेयर में रुके ना, सीधा सीधा वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए वो संचार का काम सुचारू रूप से चला सके, और इसमें सूक्ष्म तरंगें कारगर साबित होती हैं। इसलिए माइक्रोवेव इसका आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रेडियो और टेलीविज़न को चलाने के लिए कौन सी तरंगें यूज होती है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगें, रेडियो वेव। रेडियो वेव, इनकी खासियत ये होती है कि ये एयर में ये आसानी से ये ट्रैवल करते हैं। एयर में रेडियो वेव आसानी से ट्रैवल करते हैं। तीसरा आप देखिए, एक होता है इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड वेव जो होता है उससे हम
अंधेरे में किसी चीज़ को देखने में इस्तेमाल करते हैं। एक और वेव होती है, उसका नाम होता है माइक्रोवेव। वो सूक्ष्म तरंगें हो चुकी है। इसमें एक अल्ट्रा वेव यूवी जो है उसका जो इस्तेमाल होता है वो वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए किया जाता है। जैसे आपके घर में अगर कोई प्यूरीफायर लगा हो तो प्यूरीफायर में आपने देखा होगा कि एक लैंप लगा हुआ होता है जो ग्रीन कलर की लाइट देती है। जैसे केंट का हो तो उसमें आपको दिखने को मिल जाएगा, जिससे वो यूवी निकलती है और वो जो है पानी में मौजूद बैक्टीरिया को वो मार देता है। तो यहाँ पे 15 नंबर में हमने बहुत सारी तरंगों को देखा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम उपग्रह होगा तो सूक्ष्म तरंगें, रेडियो और टेलीविज़न होगा तो रेडियो तरंगें, अगर अंधेरे में देखने की बात होगी तो इंफ्रारेड। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा रुक करके संभल करके ऑप्शन को टिक करेंगे एग्ज़ाम में। नंबर 16, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? बोथ आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब हम दोनों को प्ले करेंगे तो इनके किस चीज़ में डिफरेंस आएगा? तारत्व यानी कि उनके साउंड पिच में, गुणता यानी उनके क्वालिटी में, या दोनों में, या इन दोनों में से कोई में नहीं। तो सितार और वीणा दोनों में तार इस्तेमाल होते हैं और एक प्रकार के ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी ध्वनि जो उत्पन्न होगी दोनों में तार से ही उत्पन्न होगी। तार यानी वायर। तो जो एक तरह से ही तार से ही ध्वनि उत्पन्न होगी तो उनका जो साउंड पिच यानी तारत्व होगा वो समान होगा। डिफरेंस जो आएगा वो उसके क्वालिटी में आएगा, यानी कि गुणता में। अब जैसे ढोलक और तबला में दोनों लेदर की चीज़ें से वो बनी हुई होती है। लकड़ी की काठ पे जहाँ पे हाथ से बजाते हैं वहाँ लेदर का वो पोर्शन बना हुआ होता है। तो उसके वजह से जो उसका जो साउंड पिच निकलेगा ढोलक और तबले में, वहाँ भी साउंड पिच जो है वो सेम होगा। तो तारत्व वहाँ भी सेम होगा। उसी तरह से सितार और वीणा में तारत्व सेम होगा। यहाँ अंतर क्या आएगा? उसके गुणता में, उसके क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ साउंड में। तो आंसर हो जाएगा 16 का बी। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्वनि एक सीधी रेखा में चलती है, सही है। ध्वनि तरंगों के समान चलती है, सही है। ध्वनि ऊर्जा के रूप में है, सही है। ध्वनि वायु की बजाय निर्वात में तेजी से चलती है, ये आपका रॉन्ग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ध्वनि जो है उसकी जो गति होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। इस तरह का आपने एक इक्वेशन भी देखा होगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ बोल रहा है ध्वनि वायु की बजाय निर्वात में तेजी से चलती है। यह जो कथन है ये गलत है। क्या होता है जब प्रकाश की किरण एक कांच की सिल्ली यानी स्लैब से हवा में प्रवेश करती है?
ध्यान से देखिए, क्या होता है जब एक प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली से हवा में से प्रवेश करती है, हवा में से प्रवेश करती है, उसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है, आवृत्ति बढ़ जाती है। न तो तरंग दैर्घ्य न आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रकाश की किरण एक कांच की सिल्ली में हवा में से प्रवेश करती है, हवा में से, यानी हवा से गुजरती हुई आकर के कांच के सिल्ली में प्रवेश करती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। 19, बड़ा बहता हुआ बर्फखंड यानी आइसबर्ग ऊपर से न पिघलकर नीचे की तल पर क्यों पिघलता है? बहते हुए बर्फखंड के नीचे का तल गर्म वातावरण में रहता है, नीचे के तल पर बर्फ में अशुद्धता रहती है, नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण बर्फ का गलनांक नीचे हो जाता है, बर्फ के ऊपर के स्तर पर दूसरे प्रकार की होती है। इसका जो साइंटिफिक आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण बर्फ का गलनांक नीचे हो जाता है। यानी जो आइसबर्ग का जो वेट होगा वो सारा वेट नीचे की तली के ऊपर वो क्या करेगा, एक प्रेशर बनाएगा। तो उस प्रेशर से क्या होगा, उसका गलनांक नीचे हो जाएगा, जिसके वजह से बहता हुआ जो बर्फ खंड है ऊपर से ना पिघलकर नीचे की तल पर पिघलता है। तो 19 का सी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्पतालों की सबसे अच्छी व्यवस्था है? इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट डेटा के हिसाब से इसे आपको चेक करना होगा। इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूं, आप करंट डेटा के हिसाब से, गूगल के हिसाब से चेक करके आप इसका आंसर आप खुद से आप लिख लीजिए। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? अजमेर, अहमदाबाद, श्रीनगर या मक्का? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में जो हजरत बल दरगाह है वहाँ पर यह बाल सुरक्षित रखा गया है। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? मृदु लकड़ी, रेशेदार लकड़ी, रसदार लकड़ी, कठोर लकड़ी? तो जाहिर सी बात है कि जो लकड़ी कच्चे होते हैं, यानी हम देसी भाषा में बोलते हैं उसे कच्चा लकड़ी, पक्का लकड़ी, यानी कि जो यंग वृक्ष होते हैं उसे हम काट करके अगर रख देते हैं तो जल्दी वो ख़राब होता है, उसमें घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं। वो घुन और कीड़े क्यों लगते हैं? उसके अंदर मौजूद नमी और पानी की मात्रा के कारण। तो ये आसान सा प्रश्न है, रसदार लकड़ी जल्दी खराब हो जाएगा। 22 का सी। 23, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरफेनिकॉल। अब यहाँ पे देखिए, पेनिसिलिन भी तो एंटीबायोटिक है,
लेकिन यहाँ पर एक टर्म लगा दिया है विस्तृत स्पेक्ट्रम। इसका मतलब हो गया कि सीधा हम इसे सामान्य भाषा में समझें तो विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप समझें, मल्टी अल्टी एंटीबायोटिक हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो मल्टी एंटीबायोटिक यानी कि कई बीमारियों में जिसका हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पीसिलिन। ये बहुत ही सावधानी से बनाने वाला प्रश्न है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पेनिसिलिन भी पैरासीटामोल तो आपका ऐसे ऑड मैन आउट हो जा रहा है, ये आपका फीवर वगैरह में यूज होता है। बाकी जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन आपको फंसा सकते हैं। तो 23 का सी। आवृत्ति मॉड्यूलेशन से क्या प्राप्त होता है? आपने डायोड वाले में देखा होगा मॉड्यूलेशन वर्ड यूज हुआ था ऑप्शन में। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? वो जो साउंड यानी वेव का मॉड्यूलेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूलेशन नहीं होता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? नियत आवृत्ति, नियत आयाम, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन, केवल आयाम में परिवर्तन। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन से क्या होता है? नियत आयाम प्राप्त होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को जब आप मॉड्यूलेट करेंगे तो कांस्टेंट आयाम ही आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन हो गया इसका 24 का बी। 25, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? चौगुना, दोगुना, आधा और 1/4। यह एक फॉर्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। आंसर मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको ढूंढना होगा। 25 का ए चौगुना। कमेंट बॉक्स में आप फॉर्मूला टाइप कर दे तो आई फील बेटर। अदरवाइज मैं बाद में आपको कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला बता दूंगा। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? बल, संवेग, बल आघूर्ण, संवेग के परिवर्तन के दर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग और आवेग दोनों का समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है? तो आपने पढ़ा होगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए मूल मात्रक का कौन सा चीज़ इसमें दिख रहा है? आयतन, समय, वेग, बल। तो ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी, काल या समय। ये मूल मात्रक यानी मूल परिमाण है। बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? उच्च जालक ऊर्जा, विनियोजन ऊर्जा, निम्न जालक ऊर्जा, आयनी आबंध। इसका आंसर हो जाएगा उच्च जालक ऊर्जा। ध्यान से देखिए, बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? उच्च जालक ऊर्जा के कारण। 29, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? ए रेडियो काल निर्धारण, बी यूरेनियम काल निर्धारण, सी कार्बन काल निर्धारण, डी ड्यूटेरियम काल निर्धारण। सबको पता है
कार्बन 14 C14 के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करके हम पुराने चीज़ों का काल निर्धारित करते हैं। तो 29 का आंसर सी, कार्बन काल निर्धारण। नंबर 30, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है, यानी वो जमता कैसे है? निर्जलीकरण के थ्रू, जल योजन और जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा या बहुलीकरण के द्वारा। 30 का आंसर हो जाएगा ए, निर्जलीकरण के कारण। 31, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और वो फैलना प्रारंभ करता है। तो धातु की अंगूठी हो या कोई और चीज़ हो, जब उसे गर्म किया जाएगा तो वो फैलेगा। अब फैलेगा तो क्या है, उसका छिद्र भी वो बड़ा होगा, वो जाहिर सी बात है वो फैलेगा। तो 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, फैलता है। आज के वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू। अब देखते सब है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। एग्जामिनेशन के बाद आपको यह महसूस होगा कि हमने इस चैनल से कितना सीखा, क्या पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।